जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल में। दोस्तों ये आधुनिक भारत के इतिहास ये वन लाइनर सीरीज़ है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको वन लाइनर क्वेश्चंस के माध्यम से ये पूरा जो आधुनिक भारत का इतिहास है वो मैं कवर करवाऊंगा। ठीक है। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न आए हुए हैं, ये जितने भी वन लाइनर आपको प्रश्न इसमें बताए जाएंगे वो सभी आए हुए हैं। ठीक है। तो इनको बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक समझ विकसित कीजिएगा, और इस समझ को विकसित करने के बाद आपका कोई भी प्रश्न जो है वो गलत नहीं होगा। तो ये एक फटाफट रिवीजन जो कि आने वाली जो आगामी परीक्षाएं हैं, लेखपाल या वीडियो की री एग्ज़ाम, ये इन सब परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो और यूपीपीएससी, बीपीएससी, यूकेपीएससी, इन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है ये। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिए और एक दो बार इसको देखिए, आपका सारा जो डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाएगा। कुछ अगर आपको लगता है कि कहीं पर आपको प्रश्न पूछने हैं तो आप वो कमेंट कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का आगमन, क्योंकि जो आधुनिक भारत इतिहास का प्रारंभ माना जाता है वो, वैसे तो देखा जाए तो 1757 या उसके बाद से ही ये, जब ब्रिटिश का रूल शुरू होता है, प्लासी का युद्ध होता है, उसके बाद से ही समझा जाता है आधुनिक भारत का इतिहास। लेकिन शुरुआत इसकी कहाँ से माने, तो अगर हम माने तो औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब जब उस मर जाता है और उसके जो वंशज होते हैं वो सभी, अ, उनमें वो गुण, वो राजा बनने की क्षमता वो सब नहीं होती है, तो वो धीरे धीरे जो 200 वर्षों का मुगल साम्राज्य होता है वो धराशायी हो जाता है। ठीक है। आगे आने वाले 50 सालों में लगभग आप समझिए कि 1707 के आसपास औरंगजेब की मृत्यु हुई। और औरंगजेब की जब मृत्यु हुई तो बहुत सुदूर तक भारत का साम्राज्य, ये उसका मुगल साम्राज्य फैला हुआ था। दक्षिण उधर आप उत्तर पश्चिमी प्रांत से लेकर के और इधर दक्षिण तक फैला हुआ था। लेकिन इनकी अयोग्यता, जो औरंगजेब के जितने भी वंशज हुए आगे, वो सब उत्तराधिकारी वो सही नहीं थे, उनके अंदर वो योग्यता ही नहीं थी, वो संभाल ही नहीं पाए राज्य को। ठीक है। तो उसके बाद फिर ये धीरे धीरे ब्रिटिश जो है अपनी सत्ता जमाने लगे, और प्लासी का युद्ध हुआ, फिर बक्सर का युद्ध हुआ, फिर उन्होंने बहुत सारी नीतियां अपनाई, धीरे धीरे करते करते ये पूरे भारत पर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया। किसी को प्यार से, किसी को फुसला कर, किसी से युद्ध करके। और एक बार में तो इन्होंने कोई युद्ध जीता ही नहीं। आप देखिए इतिहास उठाकर, मैक्सिमम टाइम इन्होंने 2 से 3 बार लड़ाइयाँ लड़ी हैं। ठीक है। युद्ध करते थे, फिर समझौता कर लेते थे, फिर युद्ध करते थे, फिर समझौता कर लेते थे। इस तरीके से करते 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 फाइनली ये जो भी यहाँ के रजवाड़े थे उनको हरा दिया, और हराने के बाद उनको ब्रिटिश राज्य में शामिल कर लिया। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। ठीक है। देखिए, वास्को डिगामा कालीकट कब पहुंचा? 1498। ठीक है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। तो सबसे पहले जो भारत में आए वो कौन थे? पुर्तगालीज थे। पुर्तगालियों का ही आगमन हुआ। ठीक है। एक प्रश्न भी आया था इसके प्रीवियस ईयर में ही आया था किसी में, कि वास्को डिगामा का जो आगमन हुआ दोबारा कब हुआ था वो? तो 1501 में, याद रखिएगा इसको। ठीक है। तो वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किसने किया था? ये जमोरी ने किया था, याद रखिएगा आप। वास्को डिगामा, इसमें देखिए एक लिस्ट दी हुई है। ये लिस्ट आपको सूची एक ये समुद्री यात्रा, और सूची दो जो है वो देश, किस देश से वो संबंधित है। तो वास्को डिगामा पुर्तगाल से। ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन, और तस्मान ये हॉलैंड का, ये समुद्री यात्री इस इन देशों से संबंधित है। ठीक है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण कहाँ किया था? कोचीन में। मध्यकाल में भारत सर्वप्रथम व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? वो पुर्तगाली थे। भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया किसने? पुर्तगालियों ने, क्योंकि यही पहले आए थे तो इन्होंने ही
पहले जो व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, क्योंकि यही आए थे पहले। बंगाल के बांदेल, चिंसुरा, हुगली तथा श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। तो हुगली जो थी वो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है। पांडिचेरी के संदर्भ में सही कथन देखिए, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली प्रथम यूरोपीय शक्ति जो है वो पुर्तगाली थे। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया पुर्तगालियों ने। ये हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट, ये पुर्तगाली जो थे ये समुद्री जो बंगाल की खाड़ी थे उसको लूटपाट का अड्डा बना लिया था। उधर से जो भी जहाज गुजरते थे या तो लूट लेते थे या उनसे टैक्स लेते थे। ठीक है। कलकत्ता का संस्थापक कौन था? जॉब चार्नाक। ठीक, याद रखिएगा। बंगाल में भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन बताइए। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। ये सभी कथन सही हैं, याद रखिएगा इनको। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग कौन थे? डच। ठीक है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। तो डच जब आए तो इन्होंने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में इन्होंने अपने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। ठीक है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का क्या राज था? तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। ठीक है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, क्योंकि एक एक भारत उस समय नहीं था, अनेक छोटी छोटी रियासतों और अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तो उससे कोई एकता का अभाव नहीं, एकता की भावना नहीं थी उनके अंदर, जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें जो है अपनी तरफ मिला के तोड़ लेता था और दूसरों पर वो फिर विजय प्राप्त कर लेता था। ठीक है। और भी बहुत सारे कारण थे। ठीक है। ये जैसा बताया गया है कि कोई कोई भी उनको अपनी तरफ मिलाकर अच्छा वेतन दे करके अपनी सेवा में लगा सकता था। ठीक है। ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ लिवेंट कंपनी को। ठीक, आगे देखते हैं। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर। तो आपको पता होना चाहिए कि उस समय ये ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? तो ये 1600 एडी में इसकी स्थापना हुई थी। तो उस समय भारत में जो राज्य था वो मुगल का था, मुगल में भी अकबर का राज्य था। ठीक है। शासन जो था वो अकबर का था। वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया, तो जहांगीर के समय पर स्थापित किया था। ठीक है। 1613 में जहांगीर का शासन था। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ डाली? सूरत में। याद रखिएगा, ये सब प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप बार बार रिवाइज कीजिएगा तो ये प्रश्न आपको याद रहेंगे। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के युद्ध में हराया था, तो वो थे थॉमस बेस्ट। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया अंग्रेजों ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था किससे? पुर्तगालियों से। तो ये पुर्तगालियों से कैसे लिया था? ये यहाँ के जो ब्रिटेन के जो प्रिंस थे उनकी शादी हुई थी कहाँ से? पुर्तगाल की जो वहाँ की प्रिंसेस थी, राजकुमारी से उनकी शादी हुई थी। तो पुर्तगालियों ने बम्बई को दहेज में दे दिया। किसको? वहाँ के राजा जो प्रिंस जो थे उनको दे दिया, और उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बम्बई कुछ चंद पैसों में ही वो वार्षिक कर पे उन्होंने उसको लीज पे दे दिया एक तरीके से। ठीक है। ये जब आप मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे तो उसमें ये सब सारी बातें समझ में आएंगी। ये मैं आपको वन लाइनर के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बीच बीच में जहाँ लगेगा मुझे मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, तो ये जॉन चाइल्ड था जिसे भारत से निष्कासित किया गया था। ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिग्रहण। नाम था इसका कार्नेटिक वॉर, लेकिन इनमें जो सेनाएं लड़ रही थी वो फ्रांस और अंग्रेज़ों की सेनाएं लड़ रही थी। ठीक। कर्नाटक युद्ध लड़ा गया अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य। ठीक है। अब देखिए इसमें ये बताया गया है कि ये सूची दी गई है और इधर आपको इसको मैचिंग में आया था ये,
तो ये जो मैच हुआ है वो सही मैचिंग में है। प्रथम कर्नाटक के युद्ध में एक्सला-सापेल की संधि हुई थी, ठीक, याद रखिएगा 1748 में। ये उस समय ये प्रथम कर्नाटक वार चल रहा था और इसी युद्ध के जो ये संधि हुई थी इसी से इसकी समाप्ति हुई। द्वितीय कर्नाटक वार ये अनिर्णायक रहा। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ, ठीक है। प्रथम मैसूर युद्ध जो हुआ वो उसमें ब्रिटिश की हार हुई थी, उसमें हैदर अली ने ब्रिटिशर्स को हराया था और मद्रास की संधि हुई थी, ठीक है। प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की वो था डुप्ले। डुप्ले कौन था? डुप्ले ये फ्रांसीसी गवर्नर था, ठीक है। ये डुप्ले की ही नीति थी, सबसे पहले इसने ही मतलब फूट डालो राजनीति करो और एक ये सब नीतियाँ जो है ये शुरू इसी ने की थी। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो कहाँ स्थापित किया? वो सूरत में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई लुई 14वें के शासनकाल में। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कौन माना जाता है? कॉल्बर्ट को, ठीक है। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना चिंसुरा में। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल क्यों रहे? क्योंकि अंग्रेजों की फौज जो है शक्तिशाली थी, इसलिए वहाँ पर फ्रांसीसी जो है अपना प्रभुत्व नहीं जमा सके। भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन का क्रम क्या है? तो याद रखिएगा, पुर्तगालीज पहले आए थे, सबसे पहले पुर्तगालीज, डच, फिर ब्रिटिश, फिर फ्रांसीसी, ठीक, ये याद रखिएगा। ये कई बार पूछा गया है, ये पहले पुर्तगालीज, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर फ्रांसीसी। सही सुमेलन कीजिए। देखिए पौंडीचेरी में कौन थे? पुदुचेरी से फ्रांसीसियों से लिया था, याद होगा। गोवा पुर्तगाली का कब्जा था गोवा पर। ट्रावनकोर पे डेन थे, ये डेनिस, ठीक है। ये सद्रास पे डच, ठीक है। यूरोपियों से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन आया था? फ्रांसीसी, ठीक है। इन्होंने काफ़ी कड़ी टक्कर दी थी ब्रिटिश को। इनका जो है हमेशा मतलब लड़ाई चलती रही। जब यूरोप में इनकी लड़ाई होती थी तो यहाँ भी लड़ाई शुरू हो जाती थी। जो कर्नाटिक वार हुआ है उसका मेन उद्देश्य, मेन जो थीम बैकग्राउंड में यूरोप में जो युद्ध चल रहा था उस समय, जो अशांति फैली हुई थी, जब वहाँ पर ये दोनों सेनाएं लड़ती थीं, नेपोलियन और ये सब जहाँ जहाँ इनके युद्ध हुए हैं, वो उस समय यहाँ भी युद्ध शुरू हो जाता था, ठीक है, इंडिया में भी। तो आगे बढ़ते हैं। अभी एक चैप्टर हमने वो एक पार्ट ख़त्म किया, यूरोपियों का आगमन। उसके बाद अब आता है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। इससे इससे संबंधित प्रश्न वन लाइनर देखते हैं। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शीद कुली खान, ठीक है। वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया, तो प्लासी के युद्ध से, ठीक है। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? प्लासी के युद्ध में, ठीक है। सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में। मीर जाफ़र इसी में उसने गद्दारी की थी। तो ये युद्ध ऐसा था जिसमें कि उसकी सेना, ब्रिटिशर्स जो है ऐसे ही जीत गए, मतलब फ्री फंड में जीत गए, उनको बहुत कुछ करना ही नहीं पड़ा। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को ही मानते हैं, क्योंकि उसी ने ये युद्ध जीता था। अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डुप्ले तथा लॉर्ड कार्नवालिस में से स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया था? रॉबर्ट क्लाइव को। ये बार बार प्रश्न पूछे गए हैं ये। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ पर अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में। प्लासी का युद्ध लड़ा गया 1757 ईस्वी में। बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? मीर कासिम। ये जब पहले तो मीर जाफ़र बनता है, उसके बाद उसका दामाद मीर कासिम बनता है। जैसा मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला के साथ किया था, वही कहानी जो है मीर जाफ़र ने भी मीर कासिम के साथ किया और अब खुद वहाँ का बंगाल का नवाब बन गया। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज़ों के भारत को प्रभुत्व को संस्थापित किया वो था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध वाकई में अंग्रेज़ों की जो नेतृत्व क्षमता थी उसको उजागर किया था, ठीक है, क्योंकि उसमें उनको युद्ध लड़ना पड़ा था और अच्छा खासा युद्ध लड़ना पड़ा था। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध में कौन कौन सी सेनाएं थी शामिल, वो भी याद रखिएगा आप। तो एक तो बंगाल का वो मीर कासिम था ही, उसका वो जाकर अवध के नवाब से मिला था, शुजाउद्दौला से, और
जो शाह आलम द्वितीय, जो कि उस समय दिल्ली के बादशाह थे, शासक थे, उनकी सेना। तो अवध की सेना और मुग़ल सेना, इनका जो इनकी मिली-जुली सेना और ब्रिटिश, ये इन लोगों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें ब्रिटिश लोग जीते और इलाहाबाद की संधि हुई। ठीक है, 1765 में। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया कि वो काफ़ी निर्णायक युद्ध रहा है। प्रथम निर्णायक सफलता जो है बक्सर के युद्ध में मिली। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की गई, शाह आलम द्वितीय, वही जो इलाहाबाद की जो संधि हुई उसी में ये इन्होंने दीवानी प्रदान की अंग्रेज़ों को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की मुगल सम्राट ने। वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी के अधिकार दिए गए, तो वो कौन था? वो रॉबर्ट क्लाइव था। ये क्लाइव जो है चला गया था, ये बक्सर के युद्ध के बाद उस समय आ गया था फिर से वापस। शुरुआत में यही था प्लासी के युद्ध के समय, फिर ये गया था ब्रिटिश, इंग्लैंड चला गया था, उसके बाद फिर ये आया। तो ये इलाहाबाद की संधि इसी के समय पर हुई है, 1765 में, इसी के टाइम पे हुई है। ठीक है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब? 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसी नियुक्त किया, तो वो थे मोहम्मद रज़ा खान को। ठीक है, याद रखना आप, किसको नियुक्त किया था? मोहम्मद रज़ा खान को। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए, खासियों के संपर्क में आए जब सबसे पहले। ठीक है, 18वें शतक में या शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है? तो अंबर युद्ध सबसे पहले हुआ, फिर उसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ। अंबर का युद्ध कब हुआ था? 1749 में। ठीक है, और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। और वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। ठीक है, बक्सर का युद्ध 1764 में। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा इनको। ठीक है, देखिए ये वांडीवास का युद्ध लिखा हुआ है नीचे। तो इसमें क्या हुआ था? वांडीवास का जो युद्ध हुआ था उसमें ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, यहाँ से इनका सफाया कर दिया था। वांडीवास से वास हो गए, मतलब वो फ्रांसीसी जो फ्रेंच लोग थे वो उनका यहाँ से हटा दिया गया, वो एक सीमित क्षेत्र में फिर रह गए। ठीक है, तो याद रखिएगा वांडीवास से इनका समापन हो गया था, इनकी जो सत्ता थी, इनकी जो लड़ने की क्षमता, उनका सब खत्म कर दिया इनको। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें सही सुमेलित करने के लिए दिया गया है। तो सही सुमेलित करने में बक्सर का युद्ध मीर कासिम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, मैंने बताया जो अभी, मीर कासिम, उसमें अवध की सेना थी और मुगल सेना थी। ठीक है, वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भी बताया यहाँ पे ऊपर। ठीक, चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध सिख युद्ध हुआ था, ये चिलियावाला। खुर्दा का युद्ध निजाम और मराठे, इनके बीच हुआ था खुर्दा का युद्ध। भारत में अंग्रेजों के सर्वाधिक का विरोध किसने किया? मराठों द्वारा हुआ। ठीक है, जब मुगल के बाद मराठा ही अस्तित्व में आए, मराठाओं की शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही थी उस समय, और काफ़ी वर्षों तक उनका दबदबा कायम रहा। यहाँ तक कि एक समय ऐसा भी आया जब वो दिल्ली पर अगर वो अधिकार करना चाहते तो अधिकार भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अधिकार नहीं किया उस समय पर, जो भी उनका वो तात्कालिक कारण रहा हो। तो उनकी बहुत ही वो शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभरे थे मराठा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। तो आई होप कि ये अच्छा लगा होगा वीडियो। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और आपको वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रैक्टिस करवाता रहूँगा इस तरीके के क्वेश्चंस, वन लाइनर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।